आज हम लोग आप लोगों के साथ एक नई चैप्टर, एकदम फुल नई चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिसिटी। कुछ बहुत सारे ड्राइंग देख रहे होंगे आप बोर्ड पे, चिंता मत करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो जो भी फर्स्ट बैच वाले बच्चे, सेकंड बैच वाले बच्चे दोनों होंगे आई सपोज। तो सेकंड बैच वाले बच्चे ये चिंता मत करना, ये चैप्टर 1 आपका क्या हुआ वो पढ़ाया जाएगा, बट पहले हम लोग इसको डील कर लेंगे साथ में। So today we are going to start a brand new chapter that is known as periodic table and periodicity. तो सबसे पहले ये जो पीरियडिक टेबल है इसकी इंपॉर्टेंस एक केमिस्ट्री की स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या है मुझे बताने की जरूरत है। एवरीबॉडी नोज, यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पीरियडिक टेबल की क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट के लिए डे टू डे लाइफ में सबको मालूम होगा। ओके, अब एक टर्म आती है यहाँ पे पीरियडिसिटी। हाँ, दिस वन इज अ टर्म जो आप शायद जानते होगे, फिर भी चलो देख लेते हैं एक बार। पीरियडिसिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टीज दैट अपीयर after regular interval, प्रॉपर्टीज जो रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा शॉर्ट में समझो। सोचो कि आज सुबह 5 बजे सूरज उगा है, तो एक रोशनी टाइप की थी चारों ओर। फिर 24 घंटे बाद सूरज उगेगा और वैसी ही सिमिलर टाइप की रोशनी रहेगी। फिर 24 घंटे बाद सूरज उगेगी और वैसी ही सिमिलर टाइप की रोशनी रहेगी। बोलने का मतलब ये जो रोशनी वाली प्रॉपर्टी है सूरज के उगने के साथ, वो लगभग सिमिलर रहती है हर 24 घंटे के बाद। तो बोलने का मतलब यही है कि जो प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट करती है रेगुलर इंटरवल के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियडिसिटी। अब यदि पीरियडिक टेबल की बात की जाए तो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल में, उसको हम लोगों ने इस तरह अरेंज किया है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाली एलिमेंट एक जगह पड़ी हुई है। जैसे हम लोग बात करें लिथियम का, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। 8 एलिमेंट घूम के आओ तो आपको मिलेगी सोडियम। तो लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सेम। फिर 8 एलिमेंट घूम के आओ तो आपको मिलती है पोटासियम, है ना। तो ये तीनों एक ही जगह पे है, एक ही ग्रुप में है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों एल्कली मेटल्स हैं और तीनों की प्रॉपर्टीज लगभग मैच करती है एक दूसरे से। तो पीरियडिक टेबल एक अनाप शनाप अरेंजमेंट नहीं है, एक बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट है जहां पे सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक जगह पे रखा है। ओके, तो आई सपोज पीरियडिसिटी शब्द का मतलब सबको समझ आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत पीरियडिसिटी शब्द में तो मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो आई विल मूव फॉरवर्ड। आई सपोज नो। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये जो चार्ट आप देख रहे हो अपने सामने, ओके, ये हमारे पीरियडिक टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं। देखो, यदि आप ऐसे वर्टिकली मूव करते हो पीरियडिक टेबल में तो आपको मिलते हैं ग्रुप्स, आपको मिलेंगे ग्रुप्स। ओके, वर्टिकली मूव करने से ग्रुप्स मिलते हैं। जैसे देखो, ये मैं मूव कर रहा हूं तो फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फर्स्ट ग्रुप। ये सेकंड ग्रुप। 3 से 12 मैंने नहीं दिया है यहाँ पे, पर 3 से 12 भी ग्रुप है। ग्रुप ग्रुप ग्रुप, ऐसे हमारे पास पीरियडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 1 to 18 हमारे पीरियडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। गॉट इट।
अब यदि मैं पीरियड्स की बात करूं तो पीरियड हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, हाइड्रोजन हीलियम पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो हमारे पास टोटल पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। ओके, टोटल 7 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स आप देख सकते हो। एंड ग्रुप्स जो है 18 ग्रुप्स है। तो ये सबको मालूम होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है उनकी। ओके, अब चलिए हम आते हैं इस टेबल पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यदि इस टेबल को समझ लिए तो पूरा चैप्टर समझिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं इस टेबल को जरा। देखो, इस टेबल में आपको दिख रहा है पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7, ऐसे ऐसे पीरियड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो टोटल पीरियड्स कितने हो गए, जल्दी बोलो, दिमाग में बैठाओ, टोटल पीरियड्स कितने हैं? 7 ठीक है ना, 7 हॉरिजॉन्टल वाले पीरियड। टोटल ग्रुप कितने? 18 ओके, अब देखिए एक मैजिक नंबर याद करो, दिस इज अ मैजिक नंबर, इसे याद करो। सबसे पहले 2 बार 8, ध्यान से सुनो, 2 फिर 2 बार 8 फिर 2 बार 18, फिर 2 बार 32। सबको ये नंबर याद हो जानी चाहिए। 2 फिर 2 बार 8, 2 बार 18 और 2 बार 32। अब इस मैजिक नंबर का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनो। 2 इसका मतलब क्या है? पहला पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। पहला पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम, सिर्फ 2 एलिमेंट पहला पीरियड में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। 8 8, फिर नेक्स्ट 2 पीरियड में 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट सेकंड पीरियड में, 8 एलिमेंट सेकंड पीरियड में। फिर नेक्स्ट 2 में 18 एलिमेंट है। मैंने मेंशन नहीं किया है पर आपको ध्यान में रखना कि थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट है, फिर चौथा पीरियड में भी 18 एलिमेंट है, फिर पांचवा पीरियड में, सॉरी ये पांचवा पीरियड में भी 18 एलिमेंट, छठा में 32 एलिमेंट्स और सातवां में भी 32 एलिमेंट्स है। ओके, गॉट इट। अब आप इन सबको यदि ऐड करते हो, जल्दी से ऐड करो इन सबको, कितना आ रहा है मुझे कोई बताओ, कितना आ रहा है, ऐड करो जल्दी से। ऐड नहीं कर पा रहे हो? 108 यस, आप इसको ऐड करते तो 118 आती है। तो बोलने का मतलब हमारी जो पीरियडिक टेबल है उसमें टोटल 118 ही एलिमेंट तो हैं। ओके, हमारी पीरियडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। कैसे? पहले पीरियड में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, फिर 32, फिर 32, जोड़े तो 118 एलिमेंट इन टोटल। ओके, अब चलो हम लोग पीरियड वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं। वी विल सी पीरियड वाइज। पहला पीरियड जो है, पहला पीरियड, इट्स द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल, इट्स द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल ये वाली है, पीरियड 1, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। कौन कौन 2 एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। एकदम याद रखना है, पहला पीरियड में कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम। दूसरा पीरियड इज अ शॉर्ट पीरियड, दूसरा पीरियड इज अ शॉर्ट पीरियड जिसमें 8 एलिमेंट हैं, फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, ठीक है ना, फ्रॉम लिथियम टू नियॉन। तीसरा इज ऑल्सो अ शॉर्ट पीरियड जहां पे 8 एलिमेंट हैं, फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, ठीक है। दिस वन इज अ लॉन्ग पीरियड, द फोर्थ पीरियड इज अ लॉन्ग पीरियड जिसमें 18 एलिमेंट है,
from potassium to krypton. Okay, this one is fifth is also a long period. इसमें 18 एलिमेंट है from rubidium, Rb is rubidium to xenon. Okay, और this one sixth is the longest period और seventh भी longest period में आती है जिसमें 32 एलिमेंट है from cesium to radon और from francium to oganesson. 118वां एलिमेंट का भी खोज हो चुका है, इट्स ओगानेशन, OG, ठीक है ना। अब देखिएगा जब मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज जो आपको ध्यान में देना है, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, देखो एटॉमिक नंबर। फर्स्ट पीरियड में पहला एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है ना। सेकेंड में वैसे ही 3 और लास्ट वाले का 10, 11, 18, 19, लास्ट वाले का 36, 37, 54, 55, 86 और 87, 118 लास्ट वाले का। अब आपका काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम ध्यान में सुनोगे, आपको ये जो लास्ट वाली एटॉमिक नंबर है दिस इज ऑफ नोबल गैस और आपको ये सारा याद रखना है, आपको ये सारा याद रखना है, ठीक है ना। ये तो 118 के बारे में प्रॉपर्टी उतना नहीं मालूम है तो नोबल गैस है क्या है नहीं मालूम, बट हाँ ये जो लास्ट वाला है आपको सबके एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं पता चलेगी बाद में आपको, बट याद कर लो एकदम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, फिर नियॉन का 10 होता है, तो याद रखने का एक आसान भी तरीका है, देखो इस मैजिक नंबर से भी याद हो जाएगा। 2 फिर 8 ऐड करो तो नियॉन का 10, फिर 8 ऐड करो तो आर्गन का 18, फिर 18 ऐड करो क्रिप्टन का 36, फिर 18 ऐड करो जेनॉन का 54, फिर 32 ऐड करो रेडन का 86, फिर 32 ऐड करो ओगानेसन का 118। तो इस मैजिक नंबर से आप एटॉमिक नंबर भी पता कर सकते हो। यदि आपको ऊपर वाले की एटॉमिक नंबर मालूम है तो नीचे वाले की भी एटॉमिक नंबर आराम से पता कर दो। ओके, दूसरा आएगा तो 8 ऐड करना है, तीसरा वाला सेल में होगा तो 8, चौथा में 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। ओके, नंबर ऑफ सेल्स, पहला पीरियड है तो सिर्फ एक सेल होगी, ओनली 1 सेल पहला पीरियड में। दूसरा सेल पर दूसरा पीरियड आएगी तो 2 सेल रहेगी, के सेल, एल सेल। तीसरा सेल आएगी तो तीसरा पीरियड भी आ जाएगा आपका। यदि 4 सेल आ गई तो चौथा पीरियड आ गया, 5वीं सेल आ गई तो 5वां पीरियड आ जाएगा, छठी पीरियड में 6 सेल रहेगी, 7वें पीरियड में 7 सेल रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, अब इस टेबल में वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज रिटन, जो आप देखोगे इन ब्लैक। ओके बेटा, ये जो लिखा हुआ है दिस इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो लिखा हुआ है इट्स वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या होता है, नोबल गैस के बाद वाले कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है, नोबल गैस तक लीव कर दिया गया है, बाद में लिखी गई है। जैसे लिथियम है तो लिथियम का 3 होता है, सबको मालूम है, हीलियम 2, फिर 2s1, तो हीलियम का मैंने छोड़ दिया, 2s1 लिख दिया, है ना। तो इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि पीछे वाले जो नोबल गैस है वहां तक मैंने नोबल गैस का नाम लिख दूंगा और बस ये लिख दूंगा, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडी। तो अब देखो, यदि किसी को सबसे सामने वाले नोबल गैस का एटॉमिक नंबर याद है तो आप आराम से लिख सकते हो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखोगे, देखो मानो आपको कोई बोला पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो पोटासियम 19 होती है, तो आपको मालूम है इसका सबसे सामने वाला नोबल गैस आर्गन है, तो आपको बस क्या करना है, आर्गन 18 होती है तो आर्गन 18 हो गई, फिर
पोटासियम कौन सा सेल में है, चौथा सेल, ठीक है। फिर चौथा सेल, और चौथा सेल का इसमें पहला। वैसे ही रुबिडियम का कोई लिखने बोला तो आपको मालूम होना चाहिए रुबिडियम में सबसे सामने वाला नोबल गैस कौन है, तो रुबिडियम में सबसे सामने वाला क्रिप्टन, एटॉमिक नंबर याद है 36, और इसका दिया रहेगा 37, तो आराम से लिख लोगे 36 रुबिडियम, और फिर उसके बाद -1, आराम से लिखा गया। अब यदि आपको स्ट्रोंशियम का कोई लिखने बोल दिया तो स्ट्रोंशियम का सबसे सामने नोबल गैस 36 ये वाला, क्रिप्टन 38 है, तो 36 फिर सेल में है ना, 36 फिर 5s2, बस हो तो गया। आराम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाएगी सबको की, यदि आपको इनके नंबर्स याद है। कुछ नहीं है इनका, हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम का हीलियम 2s1, सोडियम का नियॉन 3s1, पोटासियम का आर्गन 4s1, रुबिडियम का क्रिप्टन 5s1, सीजियम का जेनन 6s1, फ्रांसियम का रेडन 7s1, आराम से हो गया, लिखा गया। अब यदि आपको इनका लिखना, आराम से हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, आर्गन 4s2, ध्यान से देखो, आर्गन फिर ये आया 4s2, फिर क्रिप्टन 5s2, जेनॉन 6s2, रेडन 7s2, लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आराम से लिख सकते हो। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत अभी तक ये समझने में? एनीबॉडी? आई सपोज नो। सर, हाँ बोलिए। सर हमको नंबर ऑफ सेल्स समझ में नहीं आया। नंबर ऑफ सेल्स, पहला पीरियड जो है, पहला पीरियड में सिर्फ एक सेल रहेगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में कितना सारा सेल है, एक ही सेल। लिथियम 2 1, लिथियम आ गया तो 2 सेल होगा कि नहीं। पोटासियम 3 सेल आएगा कि नहीं, समझ आई? समझ आ गया बेटा? ओके, अब देखो इस टेबल से एक आपको इंपॉर्टेंट चीज भी देखना है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान हो जाता है यदि आपको ये चार्ट पूरा मालूम रहे। जैसे कोई आपको लिखने बोल दिया कैल्शियम ही का, एक पल के लिए समझो कैल्शियम, तो आपको मालूम है 20 होता है, कैल्शियम का 20 होता है मालूम है। तो कैल्शियम का सबसे सामने नोबल गैस आर्गन, तो आप क्या लिखोगे, आर्गन। फिर उसके बाद कैल्शियम कौन से सेल में आता है, मतलब कौन से पीरियड में आता है, चौथा पीरियड में आता है, 4 सेल है, तो बस आपको क्या लिखना है, आर्गन 4s2, आर्गन 4s2, 4 क्योंकि 4th पीरियड में है, और फिर s2, बात खत्म। 18 और 2 20 दिखा जाएगी आराम से। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो इस चार्ट में आपको पता चलेगा कि आप देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, देखो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा हीलियम 2s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, हीलियम का लो या पोटासियम का लो या रुबिडियम का लो या इन सब मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, किस सेल में एंटर कर रहा है, बता सकते हो किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन? एस वाले में एंटर कर रहा है। वेरी सिंपल बेटा, देखो आप समझ सकते हो ना। जैसे मान लो कैल्शियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आर्गन, आर्गन तक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, फिर उसके बाद 4s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो घुस रही है कहां घुस रही है, एस ऑर्बिटल में घुस रही है। यदि मैं बोलूं आपको पोटासियम का, तो पोटासियम 19 होती है, आर्गन 4s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां घुस रही है, एस ऑर्बिटल में घुस रही है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में घुसता है उसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस वाले ऑर्बिटल में घुसता है उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गई 1 और 2 ग्रुप,
फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस हुई है। ये तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का नॉलेज जिनके पास क्लियर है, जिन्होंने चैप्टर पढ़ के रखा, उनके लिए कर दिया कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे और पूरी चैप्टर समझ आ जाएगी एक बार। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस वाले घर में घुस के खत्म हो जाता है ना, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन तो रहता ही नहीं, तो एस वाले ऑर्बिटल में घुस के खत्म होता है, इसलिए पहला और सेकंड ग्रुप को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब देखिएगा ये वाली जो देख रहे हो 13 से लेके 18, देखो मैंने 13 से लेके 18 तक का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। बोरोन का 5 होता है ना बेटा एटॉमिक नंबर, देखो कितना आराम से लिखा जाएगा, सबका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिखाया जा सकता है। बोरोन का 5 होता है, तो हीलियम तक तो भरा हुआ है 1s2, फिर उसके बाद 2s2 2p1, फिर देखो उसके नीचे वाले का सेम ही होगा 2s2 2p1 है, एल्युमिनियम उसके नीचे वाला है ना, तो थर्ड सेल आगे, तो थर्ड सेल आगे तो सेम तरीका 3s2 2 की जगह 3 कर दो 3p1, इसके नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा 4s2 4p1, फिर नीचे वाला 5s2 5p1, फिर 6s2 6p1, ऐसे ही लिखा है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। नाइट्रोजन का देखो 2s2 2p3 है ना, तो नीचे वाला का देखो क्या होगा फास्फोरस का 2 की जगह 3 आ गया 3s2 3p3, सेम रहता है सारा। इधर देखो फ्लोरीन 2s2 2p5 है, तो नीचे वाला 3s2 2 की जगह 3 3p5, सेम रहता है। ओके, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना हो। देखो मैंने आप लोगों को सबको बोला कि 118 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब आपको समझ आएगी सारी कहानी अच्छे से, और प्रैक्टिस करना है घर में इस चीज। ओके, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, आप देखो जल्दी से कोई बच्चा मुझे बताएगा, हीलियम एक एक्सेप्शन है, हीलियम को छोड़ के इट्स एक्सेप्शन। ओके, हीलियम को छोड़ के 13 से लेके 18 ग्रुप तक के एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में घुस रहा है? सर पी। सर पी में घुस रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो 3 to 12 है, तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं, क्योंकि थोड़ी डेप्थ में इस चीज को बताना पड़ेगा। 3 to 12 ग्रुप के लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। एकदम दिमाग में बैठाते जाओ चीज, यहां से जितना पीछे बताया वो छोड़ दो, वो कॉन्सेप्चुअल चीज है, वो 2-3 बार देखना समझ आ जाएगी सारी चीज, बट यहां से ध्यान दो। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में खत्म होता है, इसलिए एस ब्लॉक। 13 से 18 लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में खत्म होता है, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट, हीलियम को छोड़ के एक्सेप्शन। 3 से 12 तक का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में खत्म होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ऑर्बिटल में खत्म होती है। अब ये देखो सेरम से लुटेशियम, ये ध्यान देना है। आप लोग पीरियडिक टेबल को जब देखोगे तो पीरियडिक टेबल के नीचे में आपको 2 लाइन नजर आएगी, ठीक है ना, उन सबको बोला जाता है लैंथेनॉइड्स, नॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। आप पीरियडिक टेबल देखे होंगे, पीरियडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर नीचे में 2 लाइन होती है, ऐसा ऐसा। तो ये जो 2 लाइन नीचे में होती है उनको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड सबने देखा है कि नहीं ऐसा? यस सर, देखा है। यस सर। इसको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, इसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। लैंथेनॉइड्स में कहां से कहां तक एलिमेंट है, क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछी जाती है। सेरम से लेके लुटेशियम तक, ये सब गौर करोगे आप लोग, सेरम से लेके लुटेशियम तक, सेरम से लुटेशियम तक लैंथेनॉइड्स। थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक, थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक एक्टिनॉइड्स ग्रुप में आती है। और एटॉमिक नंबर कहां से कहां, 58 to 71, 90 से 103, ये याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाती है कि लैंथेनॉइड्स में कौन पहला एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट कौन है। पहला सेरम है और लास्ट इज लुटेशियम। एक्टिनॉइड्स में पहला इज थोरियम एंड लास्ट इज लॉरेंसियम।
ओके, अंडरस्टूड? एटॉमिक नंबर फ्रॉम 58 to 71 and 90 to 103। तो इस टेबल में बहुत कुछ है आपके गौर करने के लिए, और इन दोनों में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होती है एफ ऑर्बिटल में एंटर करती है, इसलिए इन दोनों को बोला जाता है एफ, इन दोनों को बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं मार्क कर देता हूं कि देखने में दिक्कत ना हो। एफ ब्लॉक एलिमेंट, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट, 3 से 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट, और 13 से लेके 18 को पी ब्लॉक एलिमेंट। ये याद रहेगी सबको, एकदम दिमाग में बैठा के रखना है इसको, और टेबल को अच्छे से गौर करो। मैं एक बार पूरा रिवाइज कर दूंगा, एक बार गौर कर लो। गौर कर लो इस टेबल को, और एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा कि आपको कुछ नोट्स बनाने में काम आएंगे, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ने में काम आएंगे। चलिए मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को, एक बार फिर से रिपीट करके। पहला पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड, ध्यान से सुनो, पहला पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड, सिर्फ 2 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 1 से 2, सेल सिर्फ एक, के सेल। दूसरा पीरियड शॉर्ट है, 8 एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 3 से 10, 2 सेल, एल के सेल, एल सेल। तीसरा पीरियड शॉर्ट पीरियड, 8 एलिमेंट, 11 से 18 तक, याद रखना ये सब, 11 से 18 तक, 3 सेल। चौथा 18 एलिमेंट्स, 19 to 36 एटॉमिक नंबर, 4 सेल। पांचवा लॉन्ग पीरियड 18, 37 से 54, लॉन्गेस्ट 55 to 86, और लॉन्गेस्ट 87 to 118। ओके, 2 8 8 दो बार 18 18 32 32। ओके, दिस वन इज क्लियर, एटॉमिक नंबर याद रखिएगा सबका। नेक्स्ट, एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है, किसका? पहला और दूसरा ग्रुप का। 13 से 18 पी ब्लॉक एलिमेंट, क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी ऑर्बिटल में, ठीक है ना? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस ऑर्बिटल में, पहला और दूसरा ग्रुप का। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी ऑर्बिटल में 13 से 18 तक का। थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ऑर्बिटल में, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 58 to 71 एटॉमिक नंबर, 90 to 103 एटॉमिक नंबर, दे आर नोन एज, इनको लैंथेनॉइड्स एंड इनको एक्टिनॉइड्स। इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करती है एफ ब्लॉक, सॉरी एफ ऑर्बिटल में, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यही कहानी आपको दिमाग में रखनी है। एटॉमिक नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना, पर जब लिख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो कहानी समझ आ जाएगी। ये वाला जो दिया हुआ है सिर्फ आफ्टर फिलिंग द नोबल गैस तक, ठीक है ना? नोबल गैस भर गया 2s1, नोबल गैस 3s1, नोबल गैस 4s1, आराम से समझ सकते हो। कोई भी बच्चे को इस टेबल में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम? बेटा मुंह खोल के बोलो। नहीं सर। आगे बढ़े, बस एक ही बच्चा। ओके बेटा, वीडियो और ऑडियो क्लियर जा रही है कि नहीं? बहुत बच्चे कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। नेटवर्क सही है सबका? यस सर। यस सर। ओके, आई सपोज कुछ प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन की। सबने ले लिया ना एक स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ रहा हूं मैं।
और ये चैप्टर जब पढ़ाई होगा ना तो अपने सामने में एक पीरियडिक टेबल रखना, ठीक है ना, कभी भी रेफर करने के लिए बोल सकता हूं मैं। ओके, सबके पास एक पीरियडिक टेबल होगा ही कोई ना कोई बुक में, जूनियर क्लास के बुक होंगे उसमें होगा। चलिए, दो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। अ न्यू सेल या बोलो अ न्यू पीरियड। देखो, ऐसा हो सकता है जो चार्ट मैंने बताया है ना उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, उस वीडियो क्लैरिटी, क्योंकि बहुत बच्चे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर अच्छा से नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत होगा। बट उस वीडियो को जो मैंने आधा घंटा में स्टार्टिंग में बताया उसको बहुत प्रेम से आराम से बैठ के 10 मिनट देखना, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी इस चैप्टर। चलो अब आते हैं आगे। अ न्यू पीरियड begins with the entry of a new electron entry of first electron in the s orbital of a new shell। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सोच के देखो, और यदि आप पिक्चराइज कर पा रहे हो तो वेरी गुड, नहीं तो मैं तो समझाऊंगा। ध्यान से देखो, देखो आई सपोज कुछ बच्चे इस लाइन को समझ गए होंगे, वेरी गुड, जो समझे होंगे, नहीं समझे तो आप समझो। जब भी एक नया पीरियड का शुरुआत होता है, जब भी एक नया पीरियड का शुरुआत होता है, जैसे ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, जब भी एक नया पीरियड का शुरुआत होता है तो फर्स्ट पीरियड का पहला एलिमेंट तो हाइड्रोजन नहीं होगा, सबको मालूम है। सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट लिथियम, थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट सोडियम, फोर्थ पीरियड का पोटेशियम, फिफ्थ पीरियड का रुबिडियम, सिक्स्थ पीरियड का सीजियम, और सेवेंथ पीरियड का पहला एलिमेंट होता है फ्रांसियम, 6s1 7s1। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सबको मालूम है। हीलियम, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन है तो 1s1, लिथियम है तो हीलियम 2s1, सोडियम है तो नियॉन 3s1, आर्गन 4s1, वैसे ही चलेगा। ओके, देखो ग्रुप 1 की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आराम से दिमाग में आ जाती है। ये चीज समझ, जब भी एक नया पीरियड शुरू होता है तो पहला इलेक्ट्रॉन का एंट्री, पहला इलेक्ट्रॉन का एंट्री एस ऑर्बिटल में होता है एक नए सेल का, ठीक है ना। जब भी एक नया पीरियड शुरू होता है, जब भी एक नया पीरियड शुरू होता है तो पहली इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री होती है एक नए सेल में होती है। देखो, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, सेवंथ सेल, एक नए सेल में होती है और एस ऑर्बिटल में होती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो पहला एलिमेंट होता है हर पीरियड में, उसकी जो पहली इलेक्ट्रॉन होती है वो एंटर करेगी एक नया सेल में और एस ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, हर पीरियड, जैसे क्या है, फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड का पहला इलेक्ट्रॉन कहां घुसता है, के सेल में घुसता है, कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड का पहला इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में घुसता है, एक नया सेल आया ना, दूसरा सेल, कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। थर्ड पीरियड का पहला इलेक्ट्रॉन कहां घुसता है, एक नया सेल आ गया, तीसरा सेल में एस ऑर्बिटल, फोर्थ का नया सेल, चौथा सेल एस ऑर्बिटल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये पॉइंट समझ आई? यस सर। यस, 4-5 बार बोल रहा हूं, सबको समझ आना चाहिए। अब नेक्स्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, the cell number of
p orbital is same as the s orbital and d orbital is one less and p orbital and f orbital is two less than s orbital. ये नहीं समझ आएगी आपको ये लाइन, पहले मैं कुछ लिख देता हूं तब समझोगे। p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, इसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है ना। देखिएगा, सपोज करो मैं लिखता हूं नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। मुझे कोई बता सकता है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन? जल्दी जल्दी बताओ तो। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 2s2 4, 2p6 10, 1s2 1s2 हीलियम, 2s2 2p6 2 2 4 6 10, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज गौर करो, द सेल नंबर ऑफ p ऑर्बिटल इज सेम एज s ऑर्बिटल। जो सेल नंबर रहेगा p ऑर्बिटल का सेल नंबर 2 है, s ऑर्बिटल का भी वही सेल नंबर है, ध्यान देना है। p ऑर्बिटल का जो सेल नंबर रहेगा s ऑर्बिटल का भी वही सेल नंबर रहेगा, एक पीरियड में, ठीक है ना। अब ये देखो क्रोमियम 24, मैंने क्रोमियम का आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, किसी को मालूम है? आर्गन 18 होती है, सबको मालूम है 18, याद है कि नहीं? 18 Yes, फिर sir. 18 क्रोमियम 4th पीरियड में, तो 18 फिर 4s1 एक्सेप्शन है, मैंने बोला था 4s2 नहीं होगा, 4s1 फिर 4s के बाद 3d आती है, 3d5। देखो अब यहां पे क्या है, d ऑर्बिटल की जो शेल नंबर होगी, d ऑर्बिटल की जो सेल नंबर होगी वो 8 लेस होगी, d ऑर्बिटल की जो शेल नंबर होगी वो 8 लेस होगी s ऑर्बिटल। देखो d ऑर्बिटल का जो सेल नंबर है 3 है और s ऑर्बिटल का जो सेल नंबर है 4 है, एक कम है कि नहीं बेटा? तो जब भी आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये सब दिमाग में रहनी चाहिए, तो आराम से फटाफट लिखा जाएगा। ये सब आप लोग स्टार्टिंग स्टेज में जब पढ़ लोगे और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे ना, तब आपको समझ आएगी। सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखो। डी ऑर्बिटल का जो सेल नंबर है, मेंस वेंस में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि डी ऑर्बिटल का जो सेल नंबर है वो कितना कम होता है एस ऑर्बिटल के सेल नंबर से? एक कम है ना, एक कम रहेगा किसी भी कॉन्फ़िगरेशन। अब मानो F का भी समझा देता हूं, F का भी समझ लो। सेरम, तो आप लोगों ने सेरम उरम का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा होगा, ये बहुत दूर है 58। तो 58 से सबसे सामने वाली जो नोबल गैस है वो जेनन है, जेनन, ओके जेनन, ध्यान देना। और फिर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि आपने लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं। जेनन 4f2, फिर 5d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं एंटर करती है, कुछ रीजन है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं एंटर करती। 4f2 5d0 6s2। अब देखिए जो f ऑर्बिटल का सेल नंबर है वो 2 लेस होगी s ऑर्बिटल से। हाँ है, s ऑर्बिटल का 6 है और f का 2 कम है 4। तो सारा तो आप इसी में समझ सकते हो कि सेल नंबर जो p ऑर्बिटल का होता है वो s ऑर्बिटल के बराबर होता है। p ऑर्बिटल का जो सेल नंबर है s ऑर्बिटल का वही सेल नंबर, d ऑर्बिटल का जो सेल नंबर होता है
वो s ऑर्बिटल से एक कम होता है, देखो एक कम, ठीक है ना। f ऑर्बिटल का जो सेल नंबर होता है वो s ऑर्बिटल से 2 कम। ओके, ये ध्यान में देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। f ऑर्बिटल की 2 लेस होती है s ऑर्बिटल से, d ऑर्बिटल की 1 लेस होती है और p ऑर्बिटल की बराबर होती है, सेम, ठीक है ना। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का लिखोगे ना, तब आपको समझ आएगी देख के उसको कि हाँ ऐसा हो रहा है। s का जो सेल नंबर है p का भी वही सेल नंबर है, p का जो सेल s का जो सेल नंबर है d का 1 कम है, f का जो सेल नंबर है वो s से 2 कम है। ये आप देखोगे जब लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट आप तो लिखते जाओगे और ये सब गौर नहीं करोगे तो फंस जाओगे। ये गौर करना है, ठीक है ना। तो आइडिया क्लियर? कोई दिक्कत आपको इन दोनों को समझने में? किसी को तो पूछ लो वो दोबारा, क्योंकि चैप्टर के स्टार्ट में थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट पकड़ा है तो आपको भी पकड़ना चाहिए। क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी बोलो। सर कॉन्फ़िगरेशन लिखने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन बेटा तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आपने पढ़ा है कि नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर? तो उसको लिखो, ठीक है ना, उसको लिखो। आप पहले लिखो तब ये पार्ट आपको आराम से समझ आएगी। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबू प्रिंसिपल के हिसाब से लिखा था, बस अफबू प्रिंसिपल से लिखो, बस समझ आएगी सारी चीज। ओके, लिखो, यदि दिक्कत होगी तो एक क्लास फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करवा दो, ठीक है ना। लिखो, आपने लिखा नहीं है, फ्रैंकली नहीं लिखा है। लिखा है क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नहीं लिखा, नहीं प्रैक्टिस किया, होगा ही दिक्कत बेटा। चलो, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आगे बढ़ते, कोई स्क्रीनशॉट लेना है ना तो ले लेना, समझे। देखो बेटा एक बात बता रहा हूँ, आप समय जैसे बीतते जाएगा ना, आप यदि पढ़ोगे नहीं तो आपके ऊपर लोड बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये 9-10 वाली कहानी नहीं है कि हर चैप्टर का एक दूसरे से रिलेशन है। हर चैप्टर का एक दूसरे से रिलेशन, भले चैप्टर 1 का चैप्टर 3 से 2 से 4 से भी कोई रिलेशन नहीं, बट चैप्टर 2 का तो हर चैप्टर से रिलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, वो चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज करना शुरू कर दो, नहीं तो चीज जब आगे बढ़ती चल जाएगी आप फंस जाओगे। ओके, एक क्वेश्चन, एफ ऑर्बिटल का यदि शेल नंबर 7 है, इफ एफ ऑर्बिटल का यदि शेल नंबर 7 है, इफ, तो एस ऑर्बिटल का शेल नंबर कितना? 9। दो ज्यादा होगा, 9 होगा, ज्यादा होगा। एफ का 2 कम होता है एस से, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। एक और क्वेश्चन, चलो, एस ऑर्बिटल का यदि सेल नंबर 50 है, ठीक है ना, तो पी ऑर्बिटल का सेल नंबर क्या होगा? 50 ही होगा, सेम होता है। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का सेल नंबर सेम रहेगा एक इलेक्ट्रॉनिक का। दूसरा क्वेश्चन, यदि पी ऑर्बिटल का सेल नंबर 50 है, पी ऑर्बिटल का यदि सेल नंबर 50 है, तो डी ऑर्बिटल का सेल नंबर कितना होगा? 49। यस, कि पी और एस का तो बराबर ही होता है और डी का 1 कम होता है, 49। यदि पी का सेल नंबर 100 है, तो एफ का सेल नंबर कितना होगा? 98। 98। बस समझ तो रहे हो यार, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखे हो इसलिए सेव। आज कम से कम 50 तक, कम से कम 50 तक सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा सामने रात में, सब 50 तक लिखेगा और जमा करेगा चैट में। चैट सेक्शन है ना, मैं देखूंगा कौन कौन लिख के भेजा है। 50 तक लिखो, फोटो खींचो और भेजो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। 50 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का लिखना है, फोटो खींच के भेजना है चैट सेक्शन में, तब मुझे पता चलेगा पढ़ाई कर रहा है। और नोबल गैस को पकड़ के लिखना, जैसे देखो कैल्शियम का आया 20, तो बस आर्गन 18, फिर सेल जिस सेल में होगा वो देख ले, मतलब जिस पीरियड में होगा वो देख लेना, 4th पीरियड में तो फिर 4s2, ऐसे करके लिखना, पूरा 1s2 2s2 करके लिखने की जरूरत नहीं, इंक्लूड कर देना नोबल गैस, ठीक है।
तो आज मिलेगा कि नहीं मुझे? यस सर। यस सर। चैट सेक्शन में कम से कम जितने भी बच्चे प्रेजेंट है सब मुझे लिख के 50 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज, मोज़ली एक्सपेरिमेंट। नाइनटीन 1913 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो मोज़ली ने किया था। ध्यान से सुनिएगा, मैं डायरेक्ट मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आ रहा हूं क्योंकि इससे पुरानी कहानी जो है, जो आपके ट्रायड्स थे, फिर ऑक्टेव्स आई, फिर आपकी मेंडलीव की टेबल आई, उन सब में डिफेक्ट था। वो सब एटॉमिक मास को पकड़ के अरेंजमेंट किए थे, मालूम है ना आप लोगों को? ट्रायड, ऑक्टेव और मेंडलीव। यस सर। Yes, sir. एटॉमिक मास को पकड़ के किया था, जो गलत अरेंजमेंट था। तो गलत वाली पार्ट हम लोग नहीं देखने वाले हैं। जूनियर क्लास में पढ़े हो 10th में, सब उस पार्ट को एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना? स्कूल एग्जामिनेशन में पूछ सकता है थोड़ा मोड़ा उससे, पर वो एकदम डिट्टो चीज स्टैंडर्ड 10th का है। तो आप लोग को ट्रायड, ऑक्टेव और मेंडलीव जूनियर क्लास से देख लोगे ना? यस सर। 10th में पढ़ा हुआ है, सेम चीज है। अब मैं डायरेक्ट आता हूं मॉडर्न पीरियड। वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैसे बना, किसने बनाया और कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ध्यान से देखो। मोज़ली, इनका पूरा नाम था, इंटरेस्टिंग नेम, हिज नेम वाज हेनरी ज्वेन जेफरीज मोज़ली। बहुत छोटा सा नाम, बहुत छोटा सा नाम था इनका। मैं इसलिए बता दिया आप लोगों को बेटा क्योंकि एक बार केबीसी में मैरी क्यूरी का नाम के पार्ट से कोई पार्ट पूछा गया था और दैट क्वेश्चन वाज ऑन 1.5 करोड़ से शायद पूछा गया था क्वेश्चन। तो आपको मालूम होनी चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री के सेंस से, बस एक बार ध्यान में रख लो। कुछ इनका जो पूरा नाम था हेनरी ज्वेन जेफरीज मोज़ली, और इनका पूरा नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ही वाज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन। आपको पता चलेगा थोड़ा देर में कि व्हाई ही इज सो मच रिस्पेक्टेड पर्सन। हेनरी ज्वेन जेफरीज मोज़ली, शॉर्ट में हम इनका नाम बोलते हैं हेनरी मोज़ली। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? He bombarded high speed moving electrons on different elements. Yeah. उन्होंने क्या किया? हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं बता सकता हूं मुझे? हाई स्पीड से जब इलेक्ट्रॉन चलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? So photon. कैथोड रे बोलते हैं। फोटोन कहां चल गए यार, वो तो पैकेट ऑफ एनर्जी है ना। इलेक्ट्रॉन जब स्पीड से मूव करती है दे आर नोन एज कैथोड रेज। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया था? कैथोड रेज को बॉम्बार्ड किया था अलग अलग मेटल्स पे, ठीक है ना? सपोज करो उन्होंने एक मेटल ए लिया, उस पे कैथोड रे डाला, ठीक है ना? फिर मेटल चेंज किया, कैथोड रे डाला, फिर दूसरा मेटल चेंज किया, फिर कैथोड रे डाला, मेटल सी, फिर कैथोड रे डाला, ठीक है ना? ऐसा उस पे किया था। तो हुआ क्या फिर? he obtained एक्स-रेज। एक्चुअली आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, जब आप इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के ऊपर में टारगेट करते हो तो आपको एक्सरे मिलती है। एक्सरे कैसे मिलते हैं, ध्यान से सुन लो। फिर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को यदि आप कोई मेटल के ऊपर टारगेट करते हो तो आपको एक्सरेज मिलती है। क्या मिलती है? एक्सरेज। ओके, he obtained X-rays
with slight difference in frequency for each metal. ठीक है ना, उन्होंने मेटल चेंज कर करके लगाए थे, ठीक है, और मेटल चेंज कर करके लगाया तो उनको हर केस में एक्सरेज मिले थे, और हर केस में एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी थी ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है ना। ही ऑब्टेन्ड एक्सरेज, उन्हें क्या मिला था, इलेक्ट्रॉन को मेटल के ऊपर टकराने से एक्सरे मिला था, और हर टाइम में जो एक्सरे मिला था उनको, उनकी फ्रीक्वेंसी जो थी हल्की हल्की डिफरेंट, ठीक है। फिर उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है ना, फिर उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, he plotted a graph, बट उस ग्राफ को मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना, तो ग्राफ के लिए मुझे जगह चाहिए थोड़ा सा। तो इन्होंने क्या किया, बस दिमाग में अभी रखो, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। इन्होंने क्या किया था, कैथोड रेज को मेटल के ऊपर डाला था, कैथोड रेज को मेटल के ऊपर डालने से एक्सरेज मिलती है, जब भी आप कैथोड रेज को मेटल के ऊपर डालोगे आपको एक्सरेज मिलेगी। अलग अलग मेटल्स में, अलग अलग मेटल में इनको जो एक्सरे मिला था, अलग अलग मेटल में जो एक्सरे को मिला था, हर केस में जो फ्रीक्वेंसी थी एक्सरे की वो थोड़ी थोड़ी, ओके। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, वो ग्राफ मैं बताता हूं आपको एक सेकंड। देखो he plotted graphs, दो ग्राफ प्लॉट किया। फर्स्ट रूट ओवर फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, हर केस में जो एक्सरेज मिला था उनका रूट, ओके, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी वर्सेस रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है ना। और दूसरा रूट ओवर फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। देखो उनको जो फ्रीक्वेंसी मिली अलग अलग केस में उनको उन्होंने प्लॉट किया रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ और एटॉमिक नंबर के, ठीक है ना। तो केस 1 में जो ग्राफ इनको मिली, ओके, दिस इज एटॉमिक मास ए, एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं विद रूट ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। तो ग्राफ में अलग अलग एलिमेंट्स थे, तो हर केस में एक एक पॉइंट आया होगा, ओके, कुछ ऐसा ग्राफ उनको मिला, ठीक है ना। अब यदि आप इन ग्राफ को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ने का कोशिश करो तो क्या हो रहा था, कुछ पॉइंट्स बाहर जा रहे थे, अक्सर पॉइंट तो इस लाइन में आ रहा था पर कुछ पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन से बाहर जा रहा। ये पॉइंट से मानो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, मानो उसके लिए एक ग्राफ प्लॉट किया, फिर दूसरा के लिए अलग अलग पॉइंट्स आए अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, ठीक है ना। पर कुछ पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के बाहर आ रहा था। अब इसका मतलब समझो, यदि आपको ये लाइन स्ट्रेट मिलता है, ये लाइन यदि स्ट्रेट मिलता है, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर्ड वेरिएशन। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड ग्राफ है, ऑर्डर्ड वेरिएशन। बट कुछ एलिमेंट इस ऑर्डर्ड वेरिएशन से अलग था, ओके। फिर दूसरा केस उन्होंने प्लॉट किया, केस 2 में रूट ओवर फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का, दैट इज एटॉमिक नंबर, मालूम होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना, एटॉमिक नंबर।
which is relative atomic mass. देखो इतना सिंपल चीज मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ये सब याद रहनी चाहिए. रूट ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट केसेस एंड एटॉमिक नंबर फॉर दैट केसेस. तो उनको जो पॉइंट्स मिले, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले. सारे जो पॉइंट्स आ रहे थे एक लाइन में आ गए. इसकी मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब उन्होंने सजाया, जो अलग अलग एक्सरेज मिले थे वो काफी ऑर्डर्ड वेरिएशन वाली मिली. तब मोजली को एक बात समझ आया कि एटॉमिक मास के हिसाब से जो सजाया है, तो मेंडलीफ उंडलीफ का टेबल में एक दो एलिमेंट गलत जगह पे रखा हुआ था, और जो गलत जगह पे रखा हुआ था उन्हीं का इस ग्राफ से अलग आ रहा था पॉइंट्स. इसका मतलब ऑर्डर्ड वेरिएशन का गड़बड़ी सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास से एलिमेंट को सजाया गया. यदि एटॉमिक नंबर से सजाया जाए तो एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट आ जा रही थी, और जो मेंडलीफ के टेबल में डिफेक्ट था एटॉमिक मास के हिसाब से सजाने के कारण, वो सारे दूर हो जा रहे थे. तब इनको समझ आया कि एटॉमिक नंबर जो है ना, एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का. तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से फिर उन्होंने सजा के देखा सारे एलिमेंट, तो देखा सारा डिफेक्ट दूर हो गया. जो वेरिएशन आ रहे थे मेंडलीफ के एटॉमिक मास के अरेंजमेंट के कारण, वो सब दूर हो गया. तो इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर बोला कि एटॉमिक नंबर इज अ मोर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन एटॉमिक मास. है ना, क्योंकि इस ग्राफ को प्लॉट किया जा रहा है एटॉमिक मास के हिसाब से, तो गड़बड़ आ रही है पॉइंट्स, है ना. एटॉमिक मास में तो आगे पीछे एलिमेंट रखा हुआ था ना, इसलिए तो गड़बड़ आ रही है. बट यदि एटॉमिक नंबर से प्लॉट करो तो सब ऑर्डर्ड आ रही है. सेट हो गया कहानी की एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाना है. एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया, और उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर जो है वो एक ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी होता है एक एलिमेंट का, इसलिए आप लोग एटॉमिक मास के हिसाब से मत सजाओ, एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियडिक टेबल बनाओ. और एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियडिक टेबल को जब बनाया गया, इनका ये एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट आ गई. सारी जो उल्टा पुल्टा जगह एलिमेंट था वो खत्म हो गया, और सब सिमिलर प्रॉपर्टी वाली एलिमेंट आ गई. सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट. फिर उन्होंने एक लॉ दिया, मॉडर्न पीरियडिक लॉ. ये लॉ क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन of their atomic number. ओके, तो ये मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो उन्होंने दिया, वो लॉ में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एलिमेंट जो है उनको यदि आप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाओ, एलिमेंट्स जो हैं उनको यदि आप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाओ, छोटा से बड़ा तक, तो आपको जो अरेंजमेंट मिलती है वो एकदम पीरियडिक अरेंजमेंट मिलती है. इसका मतलब सेम प्रॉपर्टी वाली एलिमेंट एक जगह आ जाती है. मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या बोलती है? एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो पीरियडिक ढंग से सजाया जा सकता है यदि आप एटॉमिक नंबर का प्रयोग करो. तो दिस वाज हिज लॉ, और उसके हिसाब से सजाया गया सारे एलिमेंट्स को. सारे डिफेक्ट्स पुराने वाले दूर हो गए और मॉडर्न पीरियडिक टेबल हमारे सामने. फिर उसके बाद साइंस की हिस्ट्री में एक बहुत दुखद घटना गुजरा. इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस ये माना जाता है, ये एक्सपेरिमेंट जब हो गया उसके बाद साइंस के हिस्ट्री में सबसे दुखद घटना हुआ. एक्चुअली हुआ था क्या, 1913 में ये एक्सपेरिमेंट मोजली ने किया, और 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर 1.
तो इनका ये एक्सपेरिमेंट जस्ट खत्म हुआ था और पीरियडिक टेबल को एक नया रूप मिला। मोजली ने बोला कि कंट्री खतरा में है तो मैं भी जाऊंगा लड़ने के लिए ब्रिटिश आर्मी के लिए। तो इनके फ्रेंड्स, इनके जो साइंटिस्ट थे वो सब मना किए। उस टाइम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको चांस भी मिला हुआ था रिसर्च करने का, पर उस रिसर्च को इन्होंने छोड़ दिया। इनके फ्रेंड्स, इनके फैमिली सबने इनको समझाया कि मत जाओ वहां पे, क्यों जाओगे लड़ाई करने, तुम साइंटिस्ट आदमी। पर ये बोले मैं जाऊंगा ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ने के लिए। तो अगस्त 1914 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया ब्रिटिश आर्मी। फिर अगस्त 1915 की बात है कि बैटल ऑफ गैलोपली जो तुर्की में हुआ था, तो उस दौरान, वो लड़ाई के दौरान उनको गोली लग गया, मोजली को, और एट अ यंग एज ऑफ 27 उनको यहाँ पे गोली लगा और डेथ हो गया उनका। एट अ यंग एज ऑफ 27 बोला जा रहा था कि मोजली ने जितना एक्सपेरिमेंट और जितना रिसर्च अपने अंडर में लिया था, यदि वो सारे वो करते तो 1916 में उनको नोबेल प्राइज मिल जाता। बट अ वेरी बैड इंसिडेंट इन हिस्ट्री ऑफ साइंस जो मोजली के साथ गुजर गया, बट मोजली ने हमें बहुत कुछ दिया। दैट इज द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। एट अ यंग एज ऑफ 27 वी लॉस्ट हिम, बट उन्होंने हमें एक ऐसा चीज देके गए हैं कि जिसपे आज साइंस बहुत ज्यादा निर्भर है, क्योंकि पीरियडिक टेबल की क्लासिफिकेशन एक बहुत ही भयंकर क्लासिफिकेशन है। आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है पीरियडिक टेबल जब आप लोग पढ़ोगे तो। अच्छा, तो लिव इट, ही वाज अ ग्रेट पर्सन जो बहुत कुछ किए, कंट्री के लिए डिवोटेड थे, हम लोगों के लिए डिवोटेड थे। एक्सरे से खेलने का इनका शौक था, तो एक्सरे से करते करते एक्सपेरिमेंट इन्होंने हमें पीरियडिक टेबल दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, लिव इट, दैट इज अनदर पार्ट। तो आप लोग को ये पार्ट समझ आई कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम इन दिस स्लाइड तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। नो सर। समझ आ गई ना मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैसे बना? Yes, sir. चलो, तो आप लोगों को मेहनत करना है यार। देखो दुनिया में कैसे कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट देश के लिए भी लड़ते हैं और दुनिया के लिए भी कर ही रहे हैं। गो फॉरवर्ड इन लाइफ आप लोग सब। देखो आज बच्चे बहुत कम हैं बैच में, आई सपोज कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, बट कुछ पार्ट बताऊंगा फिर ब्रेक करूंगा क्लास को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत क्या? नहीं ना? चलो, सब एटॉमिक नंबर लिखेगा आज, ठीक है ना? आज लिखना रात, क्योंकि सिर्फ ये चैप्टर नहीं, आने वाले सारे चैप्टर, आने वाले जितने चैप्टर आएंगे सब की रिलेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यदि आपका खराब हुआ तो सारे चैप्टर खराब हो। ओके, salient feature of पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करें। मॉडर्न पीरियडिक टेबल की सैलिएंट फीचर्स, यदि आप मॉडर्न पीरियडिक टेबल को देखो तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने डिस्कस किया ही आप लोगों के साथ कि कैसी बिल्डिंग आपको नजर आती है, फिर एक ऐसा नजर आता है, फिर एक ऐसा है, फिर नीचे में और दो लाइंस हैं। चलो जल्दी से मुझे बताओ, ये जो पहला दो है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, उसको कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। G1 एंड G2 S ब्लॉक बोलते हैं, और ग्रुप 3 से लेकर 12 तक को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। P block. पी ब्लॉक। D ब्लॉक। और 13 से लेकर 18 तक को पी ब्लॉक। P block. पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। इन दोनों को F block. F ब्लॉक। क्यों? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करती है। तो यदि आप अपने पीरियडिक टेबल को
आप बांटते हो 3 पार्ट में। मैं पीरियोडिक टेबल को 3 पार्ट में बांट रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट आई कैन कॉल एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम लोग बोलते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 से लेके 18 तक। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या इनको बोला जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट भी। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ये कौन कौन है ध्यान देना। G1 and G2 प्लस G13 to G18, ठीक है ना। ये दोनों ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और कौन कौन है ये? S and P ब्लॉक। S and P ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। फिर आती है आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग बोलते हैं ग्रुप 3 से लेके 12 तक। ओके, ग्रुप 3 से लेके 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट का दूसरा नाम डी ब्लॉक, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट भी हो जो अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ये दोनों को बोला जाता है। ओके, और दे आर आल्सो नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं उनको। और लैंथेनॉइड्स जो होती है उनको 4f सीरीज भी बोलते हैं। लैंथेनॉइड को वी कॉल एज 4f सीरीज। और एक्टिनॉइड, दिस वन इज लैंथेनॉइड्स, दिस वन इज एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड को 4f सीरीज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना 4f ऑर्बिटल्स में एंटर करती है, ठीक है ना। 4f ऑर्बिटल्स में एंटर करती है इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन लैंथेनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स की जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 5f ऑर्बिटल्स में एंटर करती है। ओके, इसको 5f सीरीज भी बोला जाता है। तो ये आइडिया क्लियर होनी चाहिए। 3 पार्ट में हम लोगों ने बांटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये वाला, ठीक है ना, एस और पी। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, 4f सीरीज लैंथेनॉइड, 5f सीरीज एक्टिनॉइड। बहुत सिंपल, ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। चलो लिखो जल्दी से, चार्ट बनाओ और आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा बताएंगे। बट वो चार्ट जो स्टार्टिंग में बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आराम से टाइम देके समझना, आधा घंटा, ठीक है। देखो स्पेसिफिक नेम्स ऑफ ग्रुप्स के कुछ स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्रुप 1 होती है G1, हम लोग इसे बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को बोला जाता है एल्कली मेटल्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बनाते हैं वाटर के साथ। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स, पानी में डालोगे स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बनेगी। ग्रुप 2 are known as alkaline earth metals। alkaline earth metals
एल्कलीन अर्थ मेटल बोलने का मतलब क्या है, ये एल्कलीज बनाती है बट वीक एल्कली बनाती है कंपेयर टू ग्रुप वन, फॉर्म्स वीक एल्कली कंपेयर टू G1, ठीक है ना। और ये वाला फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग एल्कली। ग्रुप बीच का मैं छोड़ता हूँ, डायरेक्ट ग्रुप 13 बता रहा हूँ। ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली बोलते हैं। बोरोन फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पहला मेंबर जो है बोरोन, ठीक है। ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं क्योंकि इसका पहला मेंबर जो है कार्बन है। ग्रुप 15 को वी कॉल एज नाइट्रोजन फैमिली, या एक और नाम से इसको हम पुकारते हैं दैट इज निक्टोजन। ओके, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली या निक्टोजेंस भी बोला जाता है। निक्टोजेंस बोलने का मतलब क्या है, निक्टो, ये जो निक्टो शब्द है इसका मतलब होता है सफोकेशन, सांस लेने में दिक्कत। ओके, तो इस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनसे एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं। ओके, नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर्स बनते हैं, और जो सफोकेशन इंसान के लिए हानिकारक है, ये सारे प्रोडक्ट जो इनसे बनाए जाते हैं 15 मेंबर से, नाइट्रोजन फास्फोरस, इसलिए इनको निक्टोजेंस बोला जाता है। निक्टोजेंस मींस सफोकेटिंग फॉर ह्यूमंस, एक्सप्लोसिव्स फर्टिलाइजर्स इत्यादि बनते हैं। ग्रुप 16 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, और चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। चिंता मत करो, इन डेप्थ पढ़ोगे कि टीएनटी यूएनटी कैसे बनता है, टीएनटी बनता है सब से, ठीक है ना, ट्राइनाइट्रोटोल्यून वो सब बनता है, सबसे पढ़ेंगे हम लोग जब इनऑर्गेनिक्स के साथ। चाल्कोजेंस, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली क्योंकि पहला मेंबर ऑक्सीजन है, और चाल्कोजेन भी बोलते हैं। चाल्कोजेन रीजन की क्या नाम है, यही जो होते हैं मेटल्स के साथ लगे रहते हैं और मेटल ओर के फॉर्म में रहती है, इन्हीं के साथ रहते हैं। जैसे देखो Fe2O3 ओर होती है ना, Al2O3, FeS, ऑक्सीजन, सल्फर, इन्हीं ग्रुप के मेंबर हैं। तो ये मेटल्स के साथ लगे रहते हैं इम्प्योरिटी के तरह, और उनको निकाला जाता है तब प्योर मेटल्स मिलता है। एक्चुअली ऑक्साइड्स, इन्हीं सब के वजह से ऑक्साइड्स एग्जिस्ट, सॉरी इन्हीं सब के वजह से ओड्स और मिनरल्स एग्जिस्ट। जो ओड्स और मिनरल्स होते हैं ना, प्योर मेटल के साथ ऑक्सीजन, सल्फर यही सब लगी रहती है, इसलिए इनको बोला जाता है। ग्रुप 17 हेलोजेंस, हेलोजेंस बोला जाता है। हेलोजन क्यों, क्योंकि दे आर सॉल्ट फॉर्मर्स, क्योंकि ये किसी के साथ लगती है तो सॉल्ट्स बनते हैं, NaCl बनती है ना, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, पोटेशियम फ्लोराइड है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये सब सॉल्ट्स। तो हेलोजेंस, हेलोजेंस क्यों, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मर्स है। ग्रुप 18 को तो नॉर्मल गैस बोलते हैं, बताने की जरूरत नहीं। और ग्रुप 3 प्लस लैंथेनॉइड्स को, ग्रुप 3 प्लस लैंथेनॉइड्स को बोला जाता है बेटा रेयर अर्थ मेटल। और रेयर अर्थ मेटल बोलने का मतलब नहीं है कि वो धरती पे बहुत कम पाई जाती है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो डेंसिटी है ना एक पर्टिकुलर जगह में वो कम है, मतलब थोड़ा थोड़ा पाया जाता है पर हर जगह पाया जाता है। अब थोड़ा थोड़ा हर जगह पाया, मतलब मानो कि इंडिया में थोड़ा सा मिला, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा मिला, पाकिस्तान में मिला, तो हम लोग माइनिंग करके इकट्ठे नहीं निकाल सकते। जैसे कोयला क्या है, इकट्ठे मिलता है। रेयर मत बोलो, मतलब क्वांटिटी वाइज बोलोगे तो बहुत मिलती है, हर जगह मिलती है, पर थोड़ा थोड़ा हर जगह, इसलिए हम लोग इसको रेयर अर्थ मेटल। रेयर का मतलब है ये मत समझना कम है, मतलब कम पाया जाता है हर जगह थोड़ा, ठीक है ना। सब मिला दोगे तो बहुत ज्यादा है, पर थोड़ा थोड़ा बिल्कुल कम 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 कम, ओके, ये रेयर अर्थ मेटल। ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन रख लो आज के लिए। जो भी बच्चे आज की क्लास में प्रेजेंट थे देख लेना बढ़िया से लेक्चर्स को,
और नेक्स्ट क्लास में आना, अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए। नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन है तो फंसो, पक्की वाली बात। तो सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम से कम 50 तक तो लिख लेना और मुझे पोस्ट करना आज चैट सेक्शन। मैं देखता हूँ कि कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्रैंकली पता तो चलेगा मुझे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आज। थैंक यू सर। चल बेटा, थैंक यू। Thank you, sir.